Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे क्लास 10th की साइंस शुरू करने के लिए, तो आज से शुरू कर दिए। कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू रखने की। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो है चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन और कैसे उसकी इक्वेशंस लिखते हैं, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप दूध को, मिल्क को जो है रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में अगर छोड़ दो तो क्या होता है, ठीक है। आयरन तावा मतलब जो लोहे के तवे होते हैं, पैन होता है या नेल्स जो होते हैं लोहे की, इनको अगर आप एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड है मतलब थोड़ी सी नमी है और वहाँ छोड़ दो तो क्या होता है, ग्रेप्स गेट फर्मेंट मतलब जब अंगूर पक जाते हैं, फूड जो है कुक हो जाता है, खाना पक जाता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हम सांस लेते हैं। यहाँ सब आप देखोगे कि यहाँ पर सारी प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट होता है बाद में कुछ और हो जाता है। तो इसी चेंजों को हम जो है केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन जो आपको दे रखी नेचर में, ये सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर सबकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। मिल्क को खुला रखा, गर्मियों में बाहर रखा तो गर्मी की वजह से वो फट जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज। लोहे के तवे में जंग लग जाएगा तो चेंज। अंगूर पहले खट्टे थे, कच्चे थे, उसके बाद वो पक गए, खाना हमने पका दिया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज। और हमने फूड को डाइजेस्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज। सांस ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो सारे क्या होते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। और जिनकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है वो क्या होते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे आप एक पेपर का टुकड़ा लो और उसको एरोप्लेन बनाओ और उड़ा दो, ठीक है, उसके बाद वापस ले आओ और उसको ओपन कर लो तो वो आपका वापस से पेपर का पीस ही बन जाएगा ना, तो वो फिजिकल चेंज है। अब उसी पेपर के टुकड़े को आपने क्या करना है, उसी पेपर के टुकड़े को जला देना है, तो जलाने से वो क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी से केमिकल चेंज के बारे में समझते हैं, और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी हम सिलेबस कर रहे हैं, उसके बाद जब अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए तो मैं सिलेबस कंटिन्यू करूँगी और बाद में फिर आपको इंपॉर्टेंट वगैरह बताती रहूँगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है आपको, ये एक बर्नर है, ठीक है, और ये टोंग है जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक रिबन पकड़ा हुआ है, मेटल का रिबन है, उसे हम मैग्नीशियम बोलते हैं, और उसको हम यहाँ पर जलाते हैं। जलाने के बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे वाइट कलर का पाउडर जल के ये गिर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का पाउडर जल के गिर रहा है, ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, यहाँ हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया था और उसको जलाया। तो जलाने में बच्चों कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने हेल्प किया और ये रिएक्शन होने के बाद बन जाता है MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो यहाँ पे फुल्ली प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो गई है। यहाँ पे आपका मेटल का एक रिबन था और यहाँ पर आपका एक ऐश राख बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं कि ये जो ऐश है, ये राख जो बन रहा है, ये किस कलर का होता है, तो ये वाइट कलर का होता है। ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। या फिर इसकी रिएक्शन लिखने को आ जाती है तो Mg+O2 गिव राइज टू MgO, और यहाँ पर भी 2 और लगा देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया, यहाँ पे 2 क्यों लगाया, इसको हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोला हुआ है कि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो मैग्नीशियम की रिबन जल रही थी ना, तो डार्जलिंग फ्लेम के साथ, मतलब बहुत चमकदार फ्लेम के साथ जल रही है, और वहाँ पर चेंज होके कैसा पाउडर बन रहा है, वाइट कलर का पाउडर बन रहा है। और वो वाइट कलर का पाउडर क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस रिएक्शन में हमने किस किस की रिएक्शन की, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की थी। क्लियर हो गई ये बात, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें
कि पीछे यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीशियम की जो रिबन है ना, फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम की रिबन है, जब हम इसको जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, पहले इसको हमें साफ करना पड़ेगा। जब हम इसको रैग मार्क या सैंड पेपर जिसको बोलते हैं ना, उसमें छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, जैसे दीवार वगैरह साफ होते हैं करते हैं ना, तो उससे जब हम इस रिबन को अच्छे से साफ कर देंगे तब ये जलेगा। तो क्यों नहीं जलता है? ये जो मैग्नीशियम की रिबन है, ये मैग्नीशियम की रिबन जो है उसको, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो जलने में उसको रुकावट पैदा करता है, उसको जलने नहीं देता है। तो जब हम सैंड पेपर से इसको सारा अच्छे से साफ कर देते हैं तो ये इजीली जलने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम 1.3। तो मैं इसको भी डायग्राम से आपको समझाऊंगी। 1.3 एक्टिविटी, यहाँ पर आपको डायग्राम में देखो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे से पीसेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीसेस जिंक ग्रेन्यूल, मतलब जिंक एक मेटल है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। उसके बाद इसमें कुछ एसिड डाल दिया गया। वो कौन सा एसिड है? डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी डिल्यूट और कंसंट्रेट क्या होता है ये मैं आपको आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे चीज़ें समझते जाओगे। ठीक है, डिल्यूट का मतलब भी थोड़ा सा बेसिक सा बता देती हूँ। डिल्यूट मतलब जो एसिड ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, और कंसंट्रेट मीन्स जो एसिड हार्मफुल ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में इसकी डिटेल दे रखी है, वहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिंक मीन्स एक मेटल डाला और यहाँ पर एक एसिड डाला। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो हमारा ये बीकर है ना, बीकर का जो ये यहाँ पे इसका फेस था, वहाँ पे हमने कॉर्क लगा दिया। कॉर्क लगाने से क्या होता है, यहाँ से आप कोई भी जो रिएक्शन होगी और गैस बनेगी ना, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और यहाँ पे एक पाइप डाल दिया, तो अगर कोई गैस यहाँ से बाहर निकल रही है तो यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये गैस कौन सी होती है? ये गैस होती है हाइड्रोजन। ये हमेशा याद रखना बेटा, आगे हम बहुत बार पढ़ेंगे कि मेटल और एसिड दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हो तो वहाँ पे क्या क्या होता है? वहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, मतलब वटएवर जो भी स्टेट होती है, अलग अलग स्टेट कोई भी चेंज हो जाती है। रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, रिएक्शन में गैसेस बन सकती है, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये सारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें हम, ये सारे चेंजेस हम जो है ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? देखो, मैंने आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन बताई थी ना, तो मैंने आपको सीधे रिएक्शन बता दी थी। तो 9th में आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट करते हैं? Mg से। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं? O2 से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। ठीक है, ये तो फॉर्मूले थे, लेकिन अगर आपको इसको रिएक्शन सिंपली लिखने के, आपको वर्ड इक्वेशन लिखने को बोले तो आप क्या लिखोगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद एक चीज़ आप और यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट, और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट। तो बेटा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो अच्छे से। हम घर में क्या कर रहे हैं? हमने दाल बनानी है। ठीक है, तो हमने अपनी दाल को लिया और पानी को लिया और कुकर में डाल दिया। तो जो दाल और पानी है ना हमारा हमारा वो रिएक्टेंट है, वो हम उसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। अब जब दाल हमारी पक के बाहर आ गई, दाल और पानी जो है वो आपस में मिल गया, तो वो जो पक के बाहर आई है वो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेम वही चीज़ मैंने आपको बताया जो अभी ऊपर बताया कि हमने मैग्नीशियम और साथ में दूसरा जो लिया है उनके बीच में हमने ऐसे प्लस का साइन लगाना है, और फिर जब बनने के बाद हमने प्रोडक्ट लिखना है तो इस तरीके से एरो, इसको हम गिव राइज बोलते हैं, ऐसा साइन लगाना है और फिर रिएक्शन को लिखना है। ठीक है, तो वो तो हमारी वर्ड इक्वेशन थी। अगर इसको केमिकल में लिखना है तो कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम को मैंने आपको बताया Mg, ऑक्सीजन को O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, अभी ये रिएक्शन सही नहीं है, ये तो बेसिकली आपको ऐसे ही बता दिया है, लेकिन अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। अब आप कहोगे ये क्या नया चीज़ आपने बता दिया मैम, ये बैलेंस क्या चीज़ होता है? तो बच्चों देखो, बैलेंस का मतलब क्या होता है? आपने चाय बनानी है, आपने 1 कप चाय बनानी है, आधा आपने दूध डाला, आधा आपने पानी डाला, तो आपकी चाय कितनी बन के तैयार हुई? 1 कप बन के तैयार हुई। आपने दाल बनाई, आपने 1 बाउल दाल बनानी है तो 1 बाउल ही पक के तैयार होगी, है ना? तो मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है, जितना हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उतना ही हमारा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर है ना। इसीलिए हम इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। समझ आई मेरी बात। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो बच्चों सारा कुछ दिया हुआ है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हाफ कप मिल्क, हाफ कप वाटर, तो हमें 1 कप क्या मिलेगी, टी मिलेगी। ठीक है, तो मतलब जितना हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब वो बैलेंस कैसे करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, तब आपको समझ आएगा। अब आपको एक इक्वेशन दे दी, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब बोला कि इसकी रिएक्शन लिखो और इसको बैलेंस करो। तो चलिए करते हैं हम बैलेंस। सबसे पहले तो हमें इनके फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये तो याद ही रखने पड़ेंगे आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, जिंक सल्फेट का मतलब हो गया ZnSO4 और हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2। पहले तो हमने ये सारे लिख दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है इस तरीके से, और एक तरफ एलिमेंट लिखना है, दूसरी तरफ आपने नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, और तीसरे नंबर ऑफ एटम्स आपने LHS और नंबर ऑफ एटम्स आपने RHS। ठीक है, LHS कौन सा हो गया, ये जो आपका गिव राइज है ना, इसके इस साइड LHS और ये साइड क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हो गए, इसमें जो जो हमने यूज़ किए, जैसे यहाँ पे जिंक है। अब H2SO4 में आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड है, नो, ये सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सबसे मिलके बना ना। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सबको लिखना है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट आपने लिख दिए। अब क्या करना है, आपने देखना है LHS में आपके ये कितने एलिमेंट है। तो देखो सबसे पहले Zn कितना है हमारे पास, 1 है ना यहाँ पर, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर H कितना है, 2 नीचे इसके लिखा हुआ है, इसलिए H हमने 2 लिख दिया। S यहाँ पर एक सिंगल ही है, तो यहाँ पर S को हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के नीचे 4 है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। सेम यही हमने RHS के साइड देख करके सारे लिखने हैं। अब चेक करना है क्या दोनों साइड सेम है। देखो जिंक 1 1 ओके, हाइड्रोजन 2 2 ओके, एस सल्फर 1 1 ओके, ऑक्सीजन 4 4 ओके, मतलब ये हमारे दोनों साइड रिएक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बराबर है। चलो बाकी अगली इक्वेशन पे चलते हैं। एक हो गई तो क्या सब थोड़ी ना हो जाएगी, सब में अलग अलग सिचुएशंस आएगी। ठीक है, और सारी सिचुएशन को आपने हैंडल करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन पे आ जाते हैं हम। तो ये रिएक्शन है Fe मीन्स आयरन, H2O मीन्स वाटर, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इनको कैसे बैलेंस करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको एलिमेंट लिखने हैं। एलिमेंट आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, फिर LHS साइड और RHS साइड। LHS साइड में हमने क्या लिखना है, हमारे पास LHS साइड में Fe कितना है देखो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं वैसे ही L और R लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे Fe कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर देखो Fe कितना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर H कितना है 2, यहाँ पर H कितना है 2, यहाँ पर O कितना है 4 और यहाँ पर O कितना है 1। तो देखो भाई क्या बैलेंस नहीं है, पहले बात तो Fe बैलेंस नहीं है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला आपको मैं एक बात बताऊंगी, इस मेथड को जो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ना, तो इसको बैलेंस करने का कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का लगाना। आपने तुक्का लगा के कहीं भी नंबर लिख करके इसको जो है सेम करना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड के सारे एलिमेंट्स को बराबर करना है। तो देखो बच्चों, तो तुक्का लगाने में भी आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे, आप यहाँ नीचे नहीं लिख सकते, यहाँ पर नीचे नहीं लिख सकते, यहाँ नीचे नहीं लिख सकते, यहाँ नीचे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आप सिर्फ कहाँ पे लिख सकते हो, इनके आगे नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मेरा ऑक्सीजन मिट गया, पहले मैं ऑक्सीजन को लिख दूँ। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, Fe मेरे पास यहाँ 1 है और यहाँ पर Fe मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ पर अगर 3 लगा दूंगी तो ये मेरे पास 3 हो गया,
हो गया ना, ये 3, ये मेरा 3 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे क्या लगा दूँ, 4 लगा दूँ, मतलब ये पूरे के आगे मैंने 4 लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ये जो ऑक्सीजन है ना इसके आगे लगा दूँ, नहीं, ऑक्सीजन के आगे नहीं लगाना है मैंने किसके आगे लगाना है, मैंने H2O के आगे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस होगा, ये नहीं कि ऑक्सीजन के आगे लगा देना, पूरे जितना एलिमेंट दिया उसके आगे लगाना है। तो चलो मैंने यहाँ 4 लगाया, तो मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, ये भी मेरा करेक्ट हो गया। अब एक बार मैंने यहाँ 4 लगाया है तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के आगे भी लगाया, तो मुझे इसको भी चेक कर लेना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करके देखेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको 8 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 4 लगा दूँगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 4 2 जा 8। तो अब हो गया मेरा सारा बैलेंस, हो गया ना मेरा ये सारा बैलेंस, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ कच्चर पच्चर पे समझ कम आई होगी, तो समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपने एक प्रैक्टिस की है ना, इसके बाद और प्रैक्टिस करोगे आप, तो ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मैंने सॉल्व किया था उसका सोल्यूशन आ गया। तो सेम वही प्रोसेस ये सारी दी हुई है। तो हम जब बैक एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये चीज़ें अभी समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी आप अगर थोड़ा समझ गए हो तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम जो है अभी यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर अब जो हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, तो अब हमें इसके नीचे बेटा यहाँ पे ये छोटा छोटा सा आपको GS लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होती है, ये स्टेट होती है। मतलब ये हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये हमें ये लिख करके बताना होता है। तो आयरन लोहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, S। H2O यहाँ पे गैस इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पर जो है H2O है वाटर। लेकिन अब यहाँ पर आप गैस कैसे समझ रहे हो कि यहाँ G क्यों लिखा हुआ है, गलत नहीं है, सही है। G क्यों लिखा हुआ है कि जो आयरन है, लोहा है, उसको एटमॉस्फेयर में जो हवा है ना, वहाँ पे जो वेपर है, पानी के मॉइस्चर हैं, वहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, इसलिए वो गैस है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे के टुकड़े में अब ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर दी तो आयरन ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या बन गया, सॉलिड। और उसके बाद कुछ गैसेस बन रही है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, G, ठीक है। तो देखो अब एक छोटी सी बात समझ लो, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वहाँ पे S लिखना है, कोई लिक्विड है तो L लिखना है, कोई गैस है तो G लिखना है, कोई पानी में घुला हुआ है तो उसको हमने एक्वस, एक्वस लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो इसके बाद ये बैक एक्सरसाइज, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बैक एक्सरसाइज, और उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका रिस्पॉन्स जैसा आएगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगली वीडियो आपकी जल्दी से जल्दी बना पाऊँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।